मेरी ननद पिछले कुछ दिनों से रोज कॉलेज से आकर तुरंत कपड़े धो देती। उसकी हालत भी अस्त व्यस्त होती और कॉलेज से आने के बाद सीधा कमरे में बंद हो जाती। मुझे बहुत अजीब लगता। धीरे धीरे ननद की तबीयत मुझे खराब लगने लगी। फिर मैंने सोचा मैं सच का पता लगा कर रहूँगी। और एक दिन मैंने ननद का पीछा किया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी ननद के साथ धीरे धीरे जख्म बढ़ने लगे थे। पुरानी यादों को दिल के कोने में दफनाकर मैंने भी जीने की आदत डाल ली थी। लेकिन अतीत को अगर कोई कुरेदे तो जख्म हरे होने में समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी मैं। कभी सोचा नहीं था वापस लौटूंगी। मेरा नाम सुधा है। बचपन से जिस शहर में पली बड़ी हुई, आज भी वहाँ की मिट्टी की खुशबू पहले जैसी लगती है। ससुराल से जब मायके के लिए पूरे 10 साल बाद निकली तो मन सहम सा गया। इन 10 सालों में ना जाने कितनी बार मायके वालों ने बुलाया और मैं मना करती रही। लेकिन अपनों से नाराज़गी मुझे हमेशा जायज़ लगी। मम्मी पापा तो जब मैं 5 साल की थी दुनिया से चले गए थे। उसके बाद मेरा बड़ा भाई मेरे लिए सब कुछ था। भैया ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, बहुत स्नेह से बड़ा किया। लेकिन आज लगता है उनका प्यार मेरे शांत स्वभाव के कारण ही तो था। हमेशा सिर झुका उनकी हर बात मानती रहती, फिर भला वो क्यों कभी मुझ पर गुस्सा करते। भैया के प्यार को कब मैंने एहसान मानना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। हमेशा अपनी हर इच्छा का गला घोटा, कभी कोई फरमाइश नहीं की। भाभी के आने के बाद भैया भाभी अक्सर बाहर घूमने, खाना खाने, मूवी देखने जाते थे और मुझसे बस औपचारिकता के लिए पूछ लिया जाता था। मेरा भी मन होता था कभी बाहर घूमने का, लेकिन वो लोग परेशान ना हो इसलिए अपने मन को मान मार कर मैं हमेशा मना कर देती। मेरे जवाब से भाभी का चेहरा खिल उठता, लेकिन कभी किसी को मेरी खुशी नज़र नहीं आती थी। खैर, मेरा जीवन शांति से कट रहा था। कॉलेज से आकर घर का काम और फिर सो जाना, कभी कोई फैशन, घूमना फिरने में भाई की मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं करती थी। अगर कभी कोई सहेली बोलती भी तो साफ इनकार कर देती थी। लेकिन कभी कभी इंसान का खुद पर वश नहीं होता। उसके सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। और उस दिन पहली बार मेरे भैया का ख्याल मेरे दिल की धड़कन को नहीं संभाल पाया। मैं अपने लिए कुछ चाहत कर बैठी। तुम काजल की सहेली सुधा हो ना? बस स्टैंड पर मेरे बराबर में बैठते हुए उसने पूछा। निस्वार्थ सी देखती उन आँखों को मैं निहारती रही। उसकी एक मुस्कान मेरे दिल की धड़कन को चीरती चली गई और अचानक ही मेरी नज़रें झुक गई। मैंने पूछा, जी आप कौन? कैसे पहचानोगी? पिछले 5 सालों से शहर में पढ़ाई कर रहा था। आप समीर हैं? अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। मेरी सहेली का भाई था वो। लेकिन धीरे धीरे उसके घर आना जाना भी कम हो गया, इसलिए समीर से मिले भी लंबे समय के बाद हुआ था। पहले जब समीर को कितनी बार देखा था तो वो बिल्कुल साधारण सा दिखता था, लेकिन अब बहुत बदल गया। आगे वो बोला, तुम भी तो बहुत बदल गई हो। पहले ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी हो गई हो। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये पल निस्वार्थ मेरे थे। जीवन में पहली बार मुझे अपने अस्तित्व का एहसास हुआ था। लेकिन किसे पता था कि इस पल के बाद से मेरे जीवन का रुख ही बदलने वाला है। हम दोनों के दिल में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। हम बिना डरे रोज मिलने लगे, खूब बातें करते। समीर एक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए वो भी बेखौफ मुझसे मिलता था। मेरे मन में भी कोई डर नहीं था,
बस यही सोचती थी कि एक बार भैया मुझे समीर के साथ देख लें तो अच्छा है, ताकि मुझे सामने से अपने प्यार के बारे में ना बताना पड़े। लेकिन मैं गलत थी। जब मैं समीर के साथ पकड़ी गई तो घर में तूफान सा आ गया। अपनी ही बिरादरी का होने के बावजूद भी मेरे भैया भाभी को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। भैया ने तो जोरदार थप्पड़ जड़ दिया मेरे गाल पर, और भाभी के ताने सुनकर तो मेरी आत्मा रोने लगी। फिर मेरे भैया ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, मेरी शादी तो बचपन में ही तय कर दी गई थी, इसलिए मेरे जीवन का फैसला लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे जरा से विरोध पर भैया भाभी ने अपने एहसानों की लिस्ट मुझे थमा दी। इस पर मैं बिल्कुल हैरान नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही जो भैया ने मेरे लिए किया था, मैंने तो उसे हमेशा एहसान ही माना था। और आज उन्होंने बता ही दिया कि वो बस एहसान कर रहे थे, प्यार नहीं। आज मुझे लग रहा था हमेशा भैया की हर आज्ञा सर झुकाकर मानने से मैंने ही कभी अपने अस्तित्व की नहीं पहचाना, मैंने ही अपना अधिकार नहीं मांगा। इसलिए अपनी हालत की जिम्मेदार आज मैं खुद हूँ। समीर से एक आखिरी बार मिलने गई तो बोला, चलो भाग चलते हैं। उसका मन रखने के लिए मैं उसके साथ चल दी, लेकिन तुरंत पकड़ी गई। शायद कभी चोरी करने की आदत जो नहीं थी। फिर तो भैया ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। समीर की मुझे कोई खबर नहीं थी। उसके बाद जल्दबाजी में मेरी शादी संजय से करा दी गई। दुल्हन के जोड़े में बस आंखें समीर को तलाश रही थी कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और वो कहीं से मेरे सामने आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ज़बरदस्ती एक अनजान इंसान के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ दिया गया। फिर मैं उस रिश्ते को खुशी से कैसे अपनाती। समय बीतता रहा और मेरी शादी संजय से हो गई और मैं समीर से हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन अपने भैया भाभी के लिए मेरे मन में बस नफरत मात्र शेष रह गई थी। मेरे पति संजय मुझे खुश रखते थे। अपने अतीत का दुख बताकर संजय का जीवन बर्बाद करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। वैसे भी जीवन भर मैंने समझौता ही किया था, तो शादी के बाद भी कर लिया। ये बात अलग थी कि समझौते के रिश्ते को निभाते हुए मैंने संजय को अपना लिया था और उन्हें पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो अब मेरे बच्चों के पिता बन चुके थे। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा। इस बीच भैया भाभी ने मुझे कई बार बुलाया भी, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा इनकार ही निकला। शायद आज भी भैया भाभी का दिया हुआ दर्द मैं भुला नहीं पाई थी। समीर आज भी दिल के किसी कोने में छुपा था, लेकिन फिर यह सोचकर मन को मना लेती कि आदमी तो प्यार को भूल ही जाता है, और भगवान से प्रार्थना करती कि समीर मुझे भुलाकर जीवन में आगे बढ़ गया हो। लेकिन इस बार मायके ना जाने का कोई बहाना नहीं बचा था। मेरी भतीजी की शादी थी और भैया न्योता देने मेरे ससुराल आ गए। भतीजी को मुझसे बहुत लगाव था। उसे बचपन में गोद में जो खिलाया था। मैंने पति से एक बार मायके जाने को कहा तो वो तुरंत तैयार हो गए। मैं जैसे ही मायके पहुंची तो इतने सालों से यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो दिल को छू लेने वाला एहसास, जिसे आज भी दिल धड़कने लगा। मायके पहुँचते ही पड़ोसी और रिश्तेदार ने घेर लिया। सालों बाद मुझे वहाँ देखकर सब बहुत खुश थे। सभी का इतना प्यार पाकर मैं अपने भैया भाभी का दिया दर्द भुलाने लगी थी। कभी लगता, अगर समीर मेरे सामने आ गया तो उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। शायद किसी दूसरे शहर में न बस गया हो। कि तभी भाभी आकर बोली तो मेरा ध्यान टूटा। वो कहने लगी, अपनी भतीजी को तुम ही तैयार करोगी, कब से याद कर रही थी तुम्हें। मैंने भतीजी को बड़े प्यार से दुल्हन बनाया और धूमधाम से शादी हो गई।
विदाई के बाद मैं उदास सी आंगन में बैठी थी कि तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ सुनकर मेरी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। भैया, रोटी कब दोगे? वो मेरे भैया का पैर पकड़ते हुए बोल रहा था और भैया उसे मुझसे छुपाते हुए वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे झटका सा लगा। वो बिल्कुल पहले जैसा था दिखने में, लेकिन उसका बर्ताव देखकर मुझे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि समीर मेरे गम में पागल हो गया है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया कि इतने सालों तक कभी भैया मुझे लेने ससुराल क्यों नहीं आए। वो समीर का सच मुझसे छिपा रहे थे। पता नहीं मुझे उसे समय क्या हुआ। मैंने किसी की परवाह नहीं की और समीर का हाथ पकड़ कमरे में ले गई। चलो मैं तुम्हें रोटी देती हूँ। यह देख वहाँ सब हक्के बक्के रह गए। समीर को बिठाकर उसे खाना दिया और पूछा तुम कैसे हो। वो जल्दी जल्दी खाते हुए बोला ठीक हूँ। मुझे जानते हो, मैंने उससे पूछा। उसने पल भर के लिए मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। वो बोला तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे खाना दिया, नहीं तो सब दुत्कारते और मारते पीटते हैं। इतना सुनकर मैं आंसू रोक न पाई। मैं उसके लिए और खाना लाने जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला मेरी सुधा से शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। और वो शर्मा गया। एक पल के लिए तो मन तड़प उठा और बस लगा सारे बंधन तोड़ समीर से लिपट जाऊं। लेकिन तभी देखा कमरे की तरफ मेरे पति आ रहे हैं और मैं मजबूर हो गई। काश मैं भी पागल होती और बिना किसी बंधन के समीर के गले लग जाती। लेकिन मैं चुपचाप अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। बस मन ही मन समीर के प्यार के आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने तो प्यार के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।